हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आई होप आपके एग्ज़ाम अच्छे जा रहे होंगे। अब जिन भी बच्चों का परसों एग्ज़ाम है MPS 003 इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, उनके लिए जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ बायलैंग्वेज लैंग्वेजेस में, उसकी सीरीज़ का ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चंस जो भी बेस्ड है ना वो प्रीवियस ये क्वेश्चन पे बेस्ड है। मतलब कि जून 2015 से लेकर दिसंबर 2024 तक के सारे PYQ एनालाइज करने के बाद ही जो है मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। एंड इसका जो है अब तक 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, जिसमें जो है हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने इसके अलावा क्या किया है। हम लोगों ने जून 2024 दिसंबर 2024 के जो क्वेश्चन पेपर थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके भी हमने पूरे क्वेश्चंस को आंसर्स के साथ डिस्कस और एनालाइज किया है। उसकी भी वीडियो जो है हमारे चैनल पे अपलोड है, और वो जो आंसर्स है वो एकदम डीपली, एकदम कॉन्सेप्ट वाइज मैंने अपलोड किया है, तो आप देखिएगा ज़रूर। ओके, अगर हो सकेगा तो मैं इसके कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक डाल दूँगी, और अदर जो भी इससे रिलेटेड लिंक होंगे मैं डाल दूँगी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ओके, तो इसमें जो है हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। लाइक भारतीय लोकतंत्र की विशेषता कर ली थी हमने, भारत में धर्मनिरपेक्षता की प्रगति चुनौती कर ली थी, और 1900 दशक के टाइम में जो है क्या क्या चुनौती हुई, चेंजेस हुए थे, LPG वगैरह वो पढ़ा था हमने। भारत में विकास की राजनीतिक अर्थव्यवस्था पढ़ ली थी, नागरिक समाज का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, एंड हमने बहुत सारी चीज़ें जो है अब तक पढ़ लिया था। लिंग और विकास पढ़ लिया था। ऐसे ही जो है अब जो है हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। 7 क्वेश्चन हम कर चुके थे, एंड ऐसे ही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर जो सीरियल नंबर है वो गलत हो गया है, बट कोई नहीं, आपको क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें हमसे न्यायपालिका मतलब कि जुडिशरी को इंडिया में कितनी इंडिपेंडेंस मिली है उसके बारे में हमें बताना है। ओके, अपने आंसर्स को इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे और बताएंगे कि जो भारतीय लोकतंत्र है उसमें न्यायपालिका एक स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंटी के साथ काम करने वाला पार्टिशियल इंस्टीट्यूट है, जिसको हम देखेंगे उसका काम क्या है। जो हमारी न्यायपालिका है उसका काम क्या है कि संविधान जो है हमारे उसकी रक्षा करे, और जो हम आम आदमी हैं हमारे अधिकारों की रक्षा करना ही कार्य न्यायपालिका का कार्य है। इन इंडियन डेमोक्रेसी द जुडिशरी इज रिगार्डेड एज एन इंडिपेंडेंट एंड imperial institution mean to uphold the constitution and protect citizens। जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता ही विधि के शासन और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करती है। मतलब जो हमारी न्यायपालिका है, जुडिशरी है, उसको जो हमने फ्रीडम दिया है, उसी के फ्रीडम के चलते जो है हम आम आदमियों की जो स्वतंत्रता है वो निश्चित हो सकती है। मतलब हमें स्वतंत्रता मिली है, और जो हमारे अधिकार है वो सेफ है, जो हमारे लोकतंत्र है, जो हमारी डेमोक्रेसी है वो सेफ है, जो हमारे एथिक्स है वो सारी चीज़ें सेफ है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक्स वैल्यूज़। इस उत्तर में जो है हम बताएंगे कि जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता किस किस तरीके से की गई है निश्चित। सबसे पहले जो है संवैधानिक प्रावधान बताएंगे कि संविधान के माध्यम से जो हमारा न्यायपालिका है उसको क्या क्या राइट्स दी गए हैं, उसको कितनी लिमिटेशंस दी गई है। ओके, संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली। तो भारतीय जो संविधान है उसका अनुच्छेद 15 में जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक रखने की बात की गई है। जो हमारा आर्टिकल 50 है उसमें सेपरेशन किया गया है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का, कि दोनों की जो शक्तियाँ है वो अलग अलग होगी, दोनों के कार्य अलग अलग है, लिमिटेशंस अलग है, दोनों एक दूसरे के कार्य में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। साथ में जो अनुच्छेद 124 से 147 तक है उसमें जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है उच्चतम, उसमें, और अनुच्छेद 214 से 31 तक जो है हाई कोर्ट, उसकी स्थापना और शक्तियों का वर्णन किया गया है। मतलब जो हमारा आर्टिकल 124 to 147 है ना, इसमें उच्चतम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और 214 से जो 231 तक आर्टिकल है ना उसमें जो है ना हाई कोर्ट के का स्थापना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, और उनकी क्या क्या शक्ति है, पावर्स है, ये सारी जो है डिफाइन किए गए हैं। दोनों की एक शक्तियों को एक दूसरे से अलग रखा गया है। जो न्यायाधीश है मतलब जो होते हैं ना जज वगैरह, उनकी नियुक्ति, उनका टाइम पीरियड, उनकी सैलरी, उनकी पद, उनको उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है महाभियोग, इस तरह की बातें जो है उन चीज़ों में बताई गई है। और साथ ही उन न्यायाधीशों को कितनी सुरक्षा, कितनी स्वतंत्रता मिली है, ये सारी चीज़ें जो है आर्टिकल्स में डिसाइड किए गए हैं। The provisions of appointment, tenure, salary, and removal of judges are structured to safeguard judicial autonomy। जो न्याय स्वतंत्रता के आयाम हैं हम वो पढ़ाएंगे। मतलब जो
हमारे न्यायपालिका है उसको किस तरीके से स्वतंत्रता मिली है, क्या क्या चीज़ें मिली हैं, हम वो बताएंगे। डायमेंशन ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस, तो हम बताएंगे कि उनको आर्थिक स्वतंत्रता किस तरीके से मिली है। जो न्यायाधीश है उनको वेतन और सुविधाएं संसद देती है, मतलब जो हमारे जजेस वगैरह है उनको सैलरी और फैसिलिटीज़ कौन प्रोवाइड करता है, हमारा पार्लियामेंट। और उनका जो कार्यकाल है वो कम नहीं किया जाता, मतलब जो भी जजेस वगैरह हैं उनके जो टेन्योर है, टाइम पीरियड है काम करने का, उसको कम नहीं किया जा सकता। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इज इंश्योर्ड बाय प्रोटेक्टिंग जजेस सैलरीज फ्रॉम आर्बिट्रेरी रिडक्शंस। जो आधिकारिक स्वतंत्रता है, न्यायपालिका अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, मतलब जो जजेस वगैरह है वो अपने निर्णय अपने बिहाफ पे करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी गवर्नमेंट के इंटरफेयर करने से वो निर्णय लेंगे, वो पूरी तरीके से जो है एक तरीके से इंडिपेंडेंट है। कोई भी एग्जीक्यूटिव उनके कार्यों में इंटरफेयर नहीं कर सकती किसी भी तरह का। साथ ही जो संस्थागत स्वतंत्रता उन्हें कैसे मिली है, जो अदालतें अपनी कार्य प्रणाली, रूल्स और प्रशासनिक नियंत्रणता स्वयं निर्धारित करती है। जो हमारी अदालतें हैं, जो जजेस जिस अदालत में बैठते हैं उसकी जो भी कार्य का प्रोसेस है और एडमिनिस्ट्रेशंस वगैरह है वो कौन डिसाइड करता है, वो खुद अदालत डिसाइड करता है। लेकिन जो हमारी न्यायपालिका है जो उनके सामने कुछ चैलेंजेस भी आते हैं प्रैक्टिकल, वो चीज़ें हम फेस बताएंगे अब कि उनके सामने जो है क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। जो न्यायाधीश है ना उसकी नियुक्ति में पारदर्शिता की कमी है। कोलेनियम प्रणाली को अक्सर अप्रत्याशित बनाया, मतलब जो हमारे न्यायाधीश है, जो जजेस है ना, उनको कोलेनियम प्रणाली के अंतर्गत सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन एक तरीके से देखें तो कॉलेजियम प्रणाली के अंदर ना थोड़ी सी ट्रांसपेरेंटी की कमी है, जिस वजह से क्या होता है कि जो लोग हैं ना वो समय समय पर ये इसकी आलोचना करते रहते हैं कि पारदर्शिता की कमी है। सरकार अपने हित के अनुसार किसी भी सरकार को जज बना देती है, किसी भी व्यक्ति को। द कोलोनियम सिस्टम लेक ट्रांसपेरेंटी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट। जो राजनीतिक दबाव है वो क्या करता है, कभी कभी कार्यपालिका द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका को प्रभावित करने के आरोप लगाते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो विपक्ष है, वो क्या करती है कि वो कभी कभी जो हमारे जजेस है ना उन पे ये आरोप लगाती है कि जजेस ने कुछ निर्णय लिया है, किसी स्पेसिफिक रीज़न को, किसी स्पेसिफिक केस पे कोई निर्णय सुनाया है, तो जजेस ने क्या किया है, कार्यपालिका के प्रेशर में सुनाए हैं। कार्यपालिका कौन, पीएम हो गए, मंत्रिमंडल हो गए, विधायक हो गए, इन सारी चीज़ों के प्रेशर में। देयर आर ओकेशनल एलिगेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस बाय जुडिशरी। विलंब और लंबित मामले, जैसे कि जो हमारी कोर्ट वगैरह आप देखोगे उसमें न्यायिक स्वतंत्रता तो है, मतलब जो जजेस हैं उनके पास स्वतंत्रता तो है कि वो कोई भी निर्णय ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस। लेकिन आप अभी भी देखोगे कि जो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, बहुत सारी जो केस है वो पेंडिंग पड़े हैं। क्योंकि आप देखोगे कि कार्य ठीक से हो नहीं रहा, प्रभावशीलता नहीं है, मतलब लोग जो जजेस वगैरह है वो अच्छे से अपने कार्य नहीं कर रहे हैं, जिससे क्या होता है काफ़ी विलम्ब, मतलब देरी हो जाती है और लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। तो इसके दूसरे हम पहलू पढ़ेंगे कि अगर किसी चीज़ में कमी है तो उसकी किसी बुराई भी अवश्य होगी, तो हम बताएंगे कि उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है। जो न्यायपालिका है उसने बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिसमें उन्होंने क्या साबित किया है कि वो एक पूरी इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो किसी के अंडर रह के कार्य नहीं करती। जैसे कि केशवानंद भारती जो केस था, जो मेनका गांधी केस था, और जो नवजोत सिंह जौहर केस था ना, ये सारे जो है एग्जांपल है कि जहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो जुडिशरी है वो पूरी इंडिपेंडेंट रहती है अपने निर्णय लेने में। और जो लोकहित याचिका होती है ना, PIL, उसके माध्यम से जो है न्यायपालिका जनता की समस्या को उठाती है, जनता की समस्या को उठाकर उसे केंद्र में रखकर जो है उनका निपटारा करने की कोशिश करती है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो कार्यपालिका को सीमाओं में रखने के बाद कई भूमिका निभाती है, मतलब जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो PM वगैरह की गलतियों को गलतियों को पेश करने में, उनकी कमियों को बताने में जो है आगे रहती है। वो कभी भी किसी एक पार्टी का समर्थन नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑफ्टन चेक्ड एग्जीक्यूटिव एक्सेसेस। सो कंक्लूजन में बताएंगे कि जो भारत है, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान और परंपराओं दोनों सुरक्षित करती है। मतलब कि जो हमारा संविधान है वो तो ये निर्धारित करता ही है कि हमारी जुडिशरी एकदम इंडिपेंडेंट है, लेकिन साथ में हमारी परंपरा जो है, हम अपनी परंपराओं के अकॉर्डिंग चलते हैं, हम अपनी पुरखों के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि हम जो है उनको एक तरीके से बड़ा मानते हैं, सर्वस्व मानते हैं। इसलिए हमने उनको राइट दिया हुआ है कि वो सभी लोगों के राइट्स का प्रोटेक्शन करेंगे, जो कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा होता है और वो डेमोक्रेसी को एक तरीके से स्ट्रेंथ देता है।
जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशनली एंड ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड सेटनिंग डेमोक्रेसी। जो हम बताएंगे कि जो उनकी नियुक्ति होती है, हालांकि नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है। हालांकि हम मानते हैं कि इसमें कुछ अच्छा भी है, बुराई भी है, लेकिन हम निष्कर्ष में ये तो जरूर बताएंगे कि जो भी जजेस वगैरह सेलेक्ट किए जाते हैं वो जिस प्रक्रिया के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं उसमें पारदर्शिता की कमी है। और कई बार ऐसा होता है कि कई सारे केसेस पेंडिंग पड़े रह जाते हैं, टाइम बहुत लग जाता है, तो इस वजह से क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है उनको न्याय नहीं मिल पाता, न्याय में देरी होती है। हाउएवर ट्रांसपेरेंसी इन अपॉइंटमेंट्स, अकाउंटेबिलिटी एंड टाइमली जस्टिस नीड टू बी इंश्योर्ड। हमें जो है टाइम से जस्टिस मिले, इस बात की इंश्योरिटी फिक्स करनी चाहिए। तो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष और सशक्त न्यायपालिका की जो लोकतंत्र है वो आत्मा होती है। मतलब एक इंडिपेंडेंट और न्याय स्थापित करने वाला जो जुडिशरी होता है वो जो है हमारे सोल ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की जो है आत्मा कहा जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भारत में पंचायती राज से रिलेटेड पूछा गया है कि जो भारत में पंचायती राज है उसकी विशेषताएं बतानी है। ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार आए गए हैं और आप देख भी सकते हो काफ़ी टाइम रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने इसके आगे जो है ये मेंशन नहीं की है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर टाइम जो है एक ही सेम क्वेश्चन दे दे, लेकिन इसको घुमा के पूछने का तरीका उनका होता है। जैसे मान लो वो आपसे पंचायती राज नहीं पूछ रहे ना, तो वो 74वें संशोधन करके क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो ये पूछे चाहे वो पूछे, बात एक ही है, तो क्वेश्चन घुमा देते वो बस, लेकिन उनका आंसर एक ही होता है। हम बताएंगे जो पंचायती राज है, पंचायती राज भारत की ग्रामीण शासन प्रणाली का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि जो पंचायत राज चलती है, जो पंचायती सिस्टम चलता है वो गांव में ही चलता है, जिसका मोटिव क्या होता है कि जो लोकल एरिया है उसमें डेमोक्रेसी को एक मजबूती प्रदान हो, वहाँ पे जो लोग हैं, वहाँ पे जो समुदाय है उनको न्याय मिले, उनको सशक्त बनाया जाए उनके लोकल लेवल पर। पंचायत राज is a crucial part of India's rural government system aimed at strengthening democracy at the grassroots and empowering village communities। 1992 में जो है 73 अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन अधिनियम, उसके माध्यम से जो है पंचायती राज को संवैधानिक अधिकार मिला था। मतलब 1992 में 73 अमेंडमेंट के साथ जो है हमारा पंचायती राज है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था संवैधानिक तौर पर। एक्ट गेव पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। और इस उत्तर में जो है अब हम बताएंगे कि जो हमारे पंचायती राज है उसकी विशेषता क्या है। तो जो पंचायती राज है वो 3 स्तर पर चलती है। 3 स्तर पर कैसे चलती है वो बताएंगे हम, ठीक है। पहला होता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है पंचायत समिति यानी कि ब्लॉक पंचायत, एंड थर्ड वन होता है जिला परिषद, ठीक है। ऐसे जो होता है ना, ऐसे 3 स्तर पर, ऐसे ये 3 स्तर, इन 3 स्तर पर जो है पंचायती राज चलता है। फर्स्ट कौन सा है, विलेज लेवल विच इज़ ग्राम पंचायत, जो कि गांव के लेवल पर आप देखते हो आए दिन पेड़ों के नीचे किसी छाव वाली जगह पर जो है बैठ के पंचायत बैठ जाती है। तो ऐसे ही जो है पंचायत समिति ब्लॉक पंचायत होता है इंटरमीडिएट या फिर ब्लॉक लेवल पर, और दूसरा होता है पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी पंचायत बैठती है। अब जो ये ढांचा है ये अलग अलग स्तर पर विकेंद्रित किया गया है और सुनिश्चित करता है। ये जो ढांचा है, ये जो पंचायत है, इसको 3 हिस्सों में क्यों बांटा गया है, अलग अलग क्षेत्रों में ये बांटा गया है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि जो लोकल की जो पंचायत है वो पूरा जिला या परिषद की प्रॉब्लम शांति हो, ब्लॉक की नहीं ना, इसलिए तीनों अलग अलग लेवल पर जो है क्रिएट किया गया है, ताकि हर किसी को अपना अपना प्रॉब्लम पता है, वो अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉब्लम्स वो सॉल्यूशंस प्रेजेंट करे। और क्या हो, जो सेंट्रलाइजेशन कर दिया है, शक्तियों का विकेंद्रीकृत कर दिया गया है, उससे क्या होगा, सबके पास अपने राइट्स है और सबको जो है अन्याय मिलेगा एक तरीके से, ठीक है। अब संविधान में दर्जा व्यवस्था कैसे, जब देखा जाए संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1992 में, तो उसके तहत जो है पंचायती राज को संविधान का 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इस तरीके से जो है आप देखोगे कि संविधान में जो है इसको दर्जा दिया जाता है 73वें अनुच्छेद के तहत। The 73rd Amendment Act 1992 incorporated पंचायती राज in the 11th schedule of the Constitution। और जो अनुच्छेद 243 है, 243 से 243 ओ तक जो पंचायती राज है वो उसका गठन कैसे होगा, उसकी शक्ति कैसे होगी और उसकी कार्य क्या है, और उनके पास मतलब फाइनेंस को लेकर क्या क्या लिमिटेड्स हैं, क्या क्या राइट्स है, तो ये सारी चीज़ें किस में बताई गई है, 243 टू लेके 243 ओ तक के अनुच्छेद में बताया गया है, ओके।
कि जो हमारा पंचायत राज है उसकी क्या लिमिटेशन है, क्या शक्ति है, कैसे वो बनाया जाएगा और उनकी चुनावी प्रक्रिया क्या है, जो हमारा पंचायत राज है वो कैसे चुना जाता है। तो प्रत्येक 5 वर्ष में जो है स्वतंत्र चुनाव करवाना अनिवार्य है। हर 5 साल में जो है इलेक्शन होता है। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड इन एवरी 5 ईयर्स और हर 5 साल में होना कंपल्सरी है। जो राज्य चुनाव आयोग है वो चुनाव कराने की जिम्मेदारी लेते हैं। मतलब जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होता है चुनाव कंडक्ट करने के लिए, मतलब इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए, और जो सभी नागरिक है उसको वोट देने का और जो एलिजिबल है उनको चुनाव लड़ने का भी राइट होता है, जो क्या कहता है हमारे डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, मजबूत बनाता है। All citizens have the right to vote and contest, reinforcing democratic participation। साथ ही आप देखोगे कि जो पंचायत राज है उसमें जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है। रिजर्वेशन किसके लिए, महिलाओं के लिए जो है 30% और ST SC के लिए जो है उनके लिए अलग से सीटों का आरक्षण किया गया है। महिलाओं के लिए तो 33% है एंड ST SC के लिए अदर रिजर्वेशन है, जिससे क्या हो कि ये जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ है या फिर जो लोअर कास्ट है या फिर जो शेड्यूल कास्ट है या फिर आप कह सकते हो अल्पसंख्यक है और जो महिलाएं पीछे रह जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उनको आरक्षण के माध्यम से आगे आने का मौका मिले। सीट आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड क्लास, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड वुमेन्स। जो महिलाएं हैं उनके लिए अच्छा, जो मैंने अभी बताया तो वही है कि 33% जो रिजर्वेशन है वो कंपलसरी कर दिया गया है पंचायत राज में, और कई राज्यों में जो है इसको 50% तक बढ़ा दिया गया है। बिहार साइड में जो है ये 33% है, अदर स्टेट में जो है 50% तक, मतलब काफ़ी सारे क्षेत्रों में, ऐसा नहीं है कि हर राज्य में ही 50% है, लेकिन काफ़ी क्षेत्रों में है। और ये क्या करता है, जो रिजर्वेशन वो क्या करता है कि सामाजिक न्याय को बढ़ाता है, समावेशी विकास करता है। मतलब सबका, जितने भी समाज में तबके हैं, चाहे महिला है, पुरुष है, कोई अल्पसंख्यक है, तो उसको भी जो है इसमें आगे बढ़ने का, राजनीति में सहभागिता निभाने या पार्टिसिपेशन करने का राइट मिल रहा है। तो इससे क्या होता है, सोशल जस्टिस प्रमोट होता है और इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है। जो पंचायत है उसके कार्य और जिम्मेदारी क्या है, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हम बताएंगे कि पंचायत राज संस्थाएं है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और सड़क, कृषि, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक कल्याण जैसे योजनाओं को क्रियान्वयन कर सकते हैं। मतलब जो हमारी पंचायत है वो इन सारी चीज़ों पर जो है अपने नीतियाँ वगैरह बना सकते हैं अगर उनको लगता है कि उनको ज़रूरी है। किस पे, रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, रोड्स, एग्रीकल्चर, पॉवर्टी एलोकेशन एंड वेलफेयर। एंड जो स्टेट लेवल पे कुछ लड़ाई होता है कि जैसे किसी की लड़की भाग गई, लड़का भाग गया, या किसी ने ज़मीन के लिए उसके साथ विवाद कर लिया, तो ऐसे जो मुद्दे हैं वो गांव के स्तर पर जो है सुलझाए जाते हैं। जो 11वीं अनुसूची है, जो हमारा 11th शेड्यूल है, उसमें जो है 29 विषयों को पंचायत राज को सौंपा गया है। 29 सब्जेक्ट जो है वो पंचायत राज को दिया गया है 11वीं अनुसूची के अनुसार। और साथ हम देखेंगे जो पंचायत राज है उनको फाइनेंशियल पावर क्या है, उनके पास वित्तीय शक्ति क्या है, मनी से रिलेटेड। तो जो पंचायत है उनको टैक्स लगाने का, टैक्स वसूलने का और सरकारी अनुदान, मतलब जो गवर्नमेंट ग्रांट्स होते हैं वो सारी चीज़ें प्राप्त करने का राइट है। पंचायत कैन लीड, लेवी टैक्सेस, कलेक्ट फीस एंड रिसीव गवर्नमेंट ग्रांट्स। जो राज्य वित्त आयोग है वो हर 5 साल में क्या करता है, पंचायतों के वित्तीय वितरण की सिफारिश करता है। जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो हर 5 साल में जो है संसद में क्या करता है, फाइनेंशियल रेगुलेशन पंचायत के लिए डिमांड करता है। सो कंक्लूजन में हम बताएंगे कि जो पंचायती राज प्रणाली है वो भारत में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करती है, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर भी जो है एक तरीके से विकास हो रहा है। अगर गाँव के स्तर पर विकास हो रहा है और शहर के स्तर पर विकास हो रहा है, तो धीरे धीरे हर क्षेत्र का विकास हो रहा है और जो भारत है वो विकास की तरफ अग्रसर हो रहा है। जहाँ पंचायती राज सिस्टम स्टैंड्स द रूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन रूरल डेवलपमेंट। हालांकि हम देखेंगे कि जो वित्तीय स्वतंत्रता है, मतलब जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, जो प्रशासनिक दक्षता है, जो राजनीतिक हस्तक्षेप है, इन सभी मुद्दों पर अभी भी सुधार की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी वित्तीय स्वतंत्रता जो है पंचायत राज को नहीं दिए गए हैं और वो उस लेवल तक निर्णय नहीं ले सकते जिस लेवल तक न्यायपालिका स्वतंत्र है। और कई बार होता है कि जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है वो पंचायत राज में जो है हस्तक्षेप करती है। तो इन सारी चीज़ों में जो है अभी भी थोड़ी सी ज़रूरत है कि रिफॉर्म्स वगैरह हो। हाउएवर इशू लाइक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस स्टिल रिक्वायर्स रिफॉर्म। सरकार जो है उनको जवाबदेह, पंचायत ही वास्तव में ग्राम स्वराज की अवधारणा को साकार कर सकती है। मतलब जो सशक्त, मतलब पावरफुल और जवाबदेह होगी कि वो जवाब देने वाले को अकाउंटेबिलिटी हो, तो वो वाली पंचायत ही है रियलिटी में जो है ग्राम स्वराज की जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से आगे प्रमोट कर सकती है।
सो ये था क्वेश्चन नंबर 7। एंड जो है क्वेश्चन नंबर 8 मतलब क्वेश्चन नंबर जो है वो गलत डल रहा है, कोई नहीं, आप बस क्वेश्चन से मतलब रखो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है वो पूछा गया है कि भारत में जो क्षेत्रीय असंतुलन है और जो विकास की समस्या आ रही है सामने, वो किस बिहाफ कैसे आ रही है। क्षेत्रीय असंतुलन मतलब हर क्षेत्र में अलग अलग आप देखो तो धर्म जाति के लोग हैं, तो उनकी वजह से क्या इनबैलेंस हो रहा है, कैसे डेवलपमेंट में अड़चनें आ रही है, वो सारी चीज़ें जो है हमें बतानी है। ओके, सो हम जो है अपना आंसर को इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हुए बताएंगे कि जो भारत है, इंडिया है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा देश है और यहाँ पे बहुत सारे लोग विविधतापूर्ण मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं, जाति के आधार पर अलग है, धर्म के आधार पर अलग है, उनकी क्षेत्रीय विकास अलग है, मतलब उनकी हर चीज़ अलग है। हर अगर आप 10 कदम पर देखोगे ना तो लोगों के धर्म या फिर संस्कृति बदल रही होती है। तो वही बताया हम इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि भारत एक ऐसा विशाल देश है जहाँ पे विविधतापूर्ण लोग रहते हैं और आप देखोगे कि इसी वजह से जो है क्षेत्रीय विकास का असमान स्वरूप हम देखने को मिलता है। इन अ वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, अनइवन रीजनल डेवलपमेंट हैज़ बीन अ मेजर चैलेंज। तो कुछ क्षेत्र जैसे कि जो दिल्ली है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है, इन जैसे क्षेत्र शहरी क्षेत्रों में तो बहुत तेज़ी से विकास हुआ है, लेकिन जो कुछ ग्रामीण क्षेत्र रह गए जैसे कि बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पूर्वोत्तर राज्य जो है मतलब जो इस साइड के जो स्टेट है वो मोस्टली बैकवर्ड रह गए हैं, पिछड़े रह गए हैं, अभी उनका डेवलपमेंट अच्छी तरीके से नहीं हुआ है कंपेरेटिवली जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह का हुआ है। रीजन्स लाइक दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात एंड कर्नाटका है विक्टेन रेपिड डेवलपमेंट, वाइल बिहार, ओडिशा, झारखंड और जो कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उनका अभी इतना अच्छे से विकास नहीं हुआ, वो बैकवर्ड रह गए हैं। इस उत्तर में जो है हम बताएंगे कि जो क्षेत्रीय संतुलन है उसकी क्या क्या प्रकृति है, क्या नेचर है, उनके क्या कारण है, क्या प्रभाव पड़ रहा है और उसके समाधान क्या है। सो बेसिकली जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्षेत्रीय असंतुलन क्या है, तो उसके बारे में बताएंगे कि मीनिंग ऑफ रीजनल इनबैलेंस वो होता क्या है। क्षेत्रीय असंतुलन का अर्थ है कि एक देश के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास की असमानता। मतलब आप देखोगे कि इंडिया एक देश है, ठीक है, मतलब ऐसे मैं बना रही हूँ, ये इंडिया जो है ना हमारा देश है। अब देखो आप, ये इधर का गुजरात है और इधर का जो ईस्ट साइड है, इधर का जो साउथ साइड है, इधर का जो नॉर्थ साइड है, आप देखोगे कि हर तरीके में हर चारों दिशा में अलग अलग डेवलपमेंट हुई है और ऐसा नहीं है कि सारे समान है, सबका अलग अलग है। कोई सामाजिक तौर पे आगे है, कोई आर्थिक तौर पे आगे। आप देखो साउथ इंडिया कितना आगे है आपसे किसमें, आर्थिक तौर पे। तो जो हमारा भारत है ना उसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है और अलग अलग तरीके से लोग पीछे है या उन लोगों में जो है इनइक्वालिटी है। किसमें, सामाजिक तौर पे देखो या आर्थिक तौर पे देखो या फिर औद्योगिक किसी भी स्तर पे देखो, तो जो भी क्षेत्र है उनमें बहुत सारा डिफरेंशिएट मतलब असमानता मतलब इनबैलेंस वगैरह देखने को मिलता है। तो ये जो असमानता है ना वो ग्रामीण शहरों में या पूर्व पश्चिम के क्षेत्रों में या उत्तर दक्षिण के क्षेत्रों में ज़्यादातर दिखाई देखने को मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र शहरी मतलब कि जो ये जो असमानता, जो ये इनइक्वालिटी वगैरह देखने को मिल रहा है ना, ये इन सारे क्षेत्रों में देखने को मिलता है। क्षेत्रीय इनइक्वालिटी जो क्षेत्र में एक ही देश में रहने के बाद भी जो ये क्षेत्र है वो अलग अलग तरीके से बटा हुआ है। तो जो ये देश है, जो ये क्षेत्र असमानता है, क्षेत्रीय असमानता, इसका मतलब ये है कि जो एक इंडिया की जितनी भी पार्ट है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आप कुछ भी देखो, कोई भी दिशा देखो, कोई भी राज्य देखो, कोई भी क्षेत्र देखो, हर क्षेत्र का अलग अलग डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो पॉलिटिकली हो या फिर सोशली हो। तो यही है कि क्षेत्रीय असमानता जो है इसका कारण क्या है, इन सारी चीज़ें असमानता का रीज़न क्या है। तो अब हम वो बताएंगे कि जो ये क्षेत्रीय असंतुलन है, क्षेत्रीय असमानता है, इसके कोशिश क्या है। तो जब औपनिवेशिक विरासत, पहला रीज़न तो यही है कि औपनिवेशिक विरासत मतलब जो है हम जो कॉलोनियन थे, हम पे जो है ब्रिटिशर्स ने अपना राज किया था। ब्रिटिश शासन जो था उसने बंदरगाह वाले इलाकों और संसाधन संबंध क्षेत्रों में जो है ध्यान दिया। मतलब जो ब्रिटिशर्स लोग थे उन्होंने कौन से इलाकों पे ज़्यादा ध्यान दिया, पोर्ट वेस्ट, क्यों, बंदरगाह पे, क्यों, क्योंकि जो उनका बिजनेस है वो समुद्र मार्ग से होता था, तो वो लोग ऐसे कोस्टल एरिया को जो है डेवलप करने में लगे थे या फिर ऐसे जगह पर जो है उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया जहाँ पे ऑलरेडी संसाधन उपलब्ध थे। लाइक कोलकाता देख सकते हो आप, या फिर साउथ का आप देख सकते हो बेंगलोर वगैरह, तो वहाँ पे उन्होंने ज़्यादातर फोकस किया क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी डेवलप्ड थी। तो उनके वजह से क्या हुआ कि जो बाकी क्षेत्र रह गए, बिहार, यूपी, तो ये सारी चीज़ें जो है नेगलेक्ट
में आ गया, मतलब पीछे रह गया। क्यों? क्योंकि इन सारे क्षेत्रों से तो क्या करते थे, सिर्फ लगान वसूलते थे, खेती करवाते थे ज़बरदस्ती, अलग अलग 3 कठिया प्रणाली, स्थायी बंदोबस्त वगैरह। लेकिन जो अदर स्टेट थे लाइक कोची देखोगे, बेंगलोर देखोगे, या गुजरात का पोरबंदर, बंदरगाह, ये सारी चीज़ें देखोगे ना आप, तो वहाँ पे जो है ना वो उनका बिजनेस चलता था। इसलिए जो है वो सारी स्टेट जो है ना डेवलप हो गई और बाकी जो है डेवलपिंग रह गई। कॉलोनियल लीगेज जो है वो बहुत बड़ा रीज़न रहा है रीजनल इनइक्वालिटी का, है ना। देन सेकंड रीज़न जो क्या रहा है कि भौगोलिक विषमता। लेकिन कुछ क्षेत्र, अब देखो हर क्षेत्र में ना अलग अलग अच्छाई। अब देखोगे आप जो बिहार साइड की जो ज़मीन है, जो बंगाल साइड की ज़मीन है, वो खेती लायक अच्छी है, जलवायु वहाँ का ऐसा है। तो आप देखोगे कि जो वेस्ट साइड है ना, राजस्थान साइड, तो वहाँ पे देखोगे आप ज़्यादातर खाने की फसलें नहीं उगा सकती, वहाँ पे तिलहन फसलें उगा सकती है, लाइक मूंगफली, सूरजमुखी। तो अलग अलग क्षेत्र है ना, तो अलग अलग क्षेत्रों की अच्छी अलग अलग अच्छाई है। किसी के पास कोई संसाधन है, किसी के पास जल है, तो किसी के पास तेल है, तो किसी के पास भोजन के लिए, अन्न उगाने के लिए ज़मीन है, तो किसी के पास टेक्नोलॉजी है, लाइक साउथ तमिलनाडु के एरिया में देखो आप। तो अलग अलग जो भी क्षेत्र है, ज्योग्राफिकल फैक्टर भी होता है कि सबके पास अलग अलग अपना अपनी विशेषताएं होती है। साथ में ऐसे देखोगे कि राजनीतिक उपेक्षा और नीति विफलता के कारण भी जो है क्षेत्रीय असमानता रह जाती है। मतलब कैसे कि कुछ राज्यों में जो है नीति निर्धारण किए जाते हैं, लेकिन जो है उन पर फोकस नहीं किया जाता। तो कुछ राज्यों में जो है नीति बनाने के साथ उन पर फोकस भी किया जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जब वोटिंग होने वाला होता है तो वो क्या करती है, वोट होने के टाइम और वोट जीतने के बाद कुछ टाइम तक जो है वो विकास करती है या कुछ कार्य करती है। लेकिन फिर जब कुछ टाइम बाद वो दूसरे रीजनल क्षेत्र में वोटिंग स्टार्ट होती है तो वो वहाँ पे भी नॉमिनेशन कर लेते हैं एंड देन वो उस स्टेट में जो है फोकस करने लग जाते हैं। तो क्या होता है कि जो पहले से राज्य में वो जीते हैं वहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें फिर छूट जाती हैं। पॉलिटिकल निग्लेक्शन देखने को मिलता है। तो ये जो रीज़न है ये भी होता है क्षेत्रीय असमानता का। और वही देखोगे कि जो औद्योगिकरण है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है और जो इन्वेस्टमेंट है जो कि अलग अलग है, असमान वितरण, मतलब अलग अलग समाज में हर क्षेत्र में जो है अलग अलग सैलरी, अलग अलग ग्रोथ ऑफ इनकम है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे क्षेत्र में जो है समाज बट गया है। प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर की वजह से आप देखोगे कि जो लोग हैं वो पिछड़े रह गए हैं या कुछ लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। तो यही सारे जो चीज़ें हैं रीज़न रहता है फैक्टर कि जो क्षेत्रीय असमानता है उसके क्या कारण है। यही कि एक तो ये था कि जो है हम औपनिवेशिक विरासत है, हम पे कॉलोनियल टाइम पे जो हम पे बहुत सारी चीज़ें झेली है। साथ में जो हमारा ज्योग्राफिकल रीजन रहा कि कुछ क्षेत्रों में संसाधन होते हैं कुछ में नहीं। तो थर्ड जो है राजनीतिक उपेक्षा की जो गवर्नमेंट आती है वो कुछ टाइम तक कार्य करते हैं तो दूसरे क्षेत्रों में पहुंच जाती है। तो ऐसे जो है रीज़न रहे हैं। अब जो ये क्षेत्रीय असंतुलन है, क्षेत्रीय असमानता है, इसके प्रभाव क्या पड़ रहा है, इफेक्ट क्या पड़ रहा है, हम वो बताएंगे। तो सबसे पहले तो आर्थिक असमानता देखने को मिलती है, राइज इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। मतलब हर व्यक्ति की आप सैलरी या इनकम देखोगे ना अलग है। कोई तो बहुत ज़्यादा अमीर बन चुका है और कोई व्यक्ति इतना गरीब हो गया कि उसके पास ना खाने के लिए 2 रोटी भी नहीं है, 2 टाइम का वो खाना नहीं खा सकता है। वो सड़कों पर सोता है, खंडहरों में जाकर या फिर सड़कों के चौराहों पे। तो कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो महलों में सो रहा है। तो ये सारी जो रीजंस है आर्थिक असमानता है क्षेत्रीय असंतुलन के कारण। तो वही आंतरिक प्रावधान और शहरीकरण का दबाव कि जो लोग हैं वो अपनी फैमिली का पालन पोषण करने के लिए जो है क्या करते हैं, गांव की तरफ से शहर की तरफ बढ़ते हैं और प्रवासन करते हैं। तो शहरों में जो है बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने लग गया है क्योंकि हर जो ग्रामीण है 10 में से 7 वे ग्रामीण शहर की तरफ आने लग गया है सिर्फ और सिर्फ रोजगार के कारण। तो इस वजह से जो है अर्बनाइजेशन जो है वहाँ पे जो है एक तरीके से प्रेशर पड़ रहा है माइग्रेशन की वजह से। तो वही देखो कि जो थर्ड जो है सामाजिक तनाव और क्षेत्रीय आंदोलन है। हर क्षेत्र का ना अलग अलग धर्म जाति के नाम पे जो है आंदोलन चलते रहते हैं अपने अधिकारों की मांग के लिए। तो इससे जो है ना अनरेस्ट सोशल होता है, राइज ऑफ रीजनल मूवमेंट्स होते रहते हैं। तो वही देखोगे कि इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, क्षेत्रीय असमानता की वजह से क्या होता है कि जो हमारा राष्ट्र निर्माण है उसकी प्रक्रिया में, उसके प्रोसेस में जो है कमी आती है। हमारा जो राष्ट्र निर्माण है उसकी जो एक तरीके से विकास है उसमें बाधा देखने को मिलता है। फिर हमारा जो विकास है वो अवरोध हो जाता है। अब जो है इसके लिए हम क्या चीज़ें कर सकते हैं कि जो हमारी क्षेत्रीय असमानता है वो चीज़ें जो है पीछे हो जाए। मतलब अब हम जो है क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए क्या क्या चीज़ें अपना सकते हैं।
तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो ये कि हम विशेष आर्थिक पैकेज और पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष चालू करें, मतलब लोगों को लिए रोजगार ऑप्शन दे, और जो पिछड़े क्षेत्र में रह गए पीछे लोग हैं उनको जो है आगे आने का मौका दिया जाए। तो जो पूर्वोत्तर मतलब जो ईस्ट साइड है उनके लिए जो है विकास मंत्रालय खोला जाए, उनके लिए अलग नीति बनाई जाए। जो राज्य वित्त आयोग है, मतलब जो स्टेट फाइनेंशियल कमीशन है ना, और जो पंचायत राज है उसको सशक्त बनाए, उन लोगों को फाइनेंशियल राइट्स भी मिले, अदर राइट्स भी मिले। योजनाएं जो विकास जो हम क्षेत्रों में जो योजनाएं बना रहे हैं ना उसको प्राथमिकता भी दी जाए। ये नहीं कि आपने योजनाएं बना दी और फिर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करे, उस पर फोकस नहीं करे। तो अगर जो आप योजनाएं बना रहे हो, चाहे अंत्योदय योजना बना रहे हो या जनधन योजना बना रहे हो, तो उसको फोकस भी करो, उस स्कीम को कंटिन्यू भी रखो। और जो है औद्योगिक क्रांति जो हुआ है उसको बैलेंस बना के रखे। ऐसा नहीं है कि बहुत गरीब पिछड़े रह गए हैं और बहुत लोग अमीर हो गए, तो उनके बीच में जो है ना बैलेंस बना के रखे। और जो लोग हैं उनको ना बेसिक चीज़ें प्रोवाइड कराए, लाइक खाना, रहना, घर, दवाई, चिकित्सा, ये सारी चीज़ें जो है बेसिक है। तो हम कंक्लूजन में बताएंगे कि भारत जो है एक क्षेत्रीय असंतुलन की एक संरचनात्मक समीक्षा से नहीं बल्कि आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक आयाम भी रखती है। मतलब जो भारत है वो सिर्फ आर्थिक तौर से पीछे नहीं है, सामाजिक और राजनीतिक तौर से भी काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गया है, जिसका कारण क्या है, क्षेत्रीय असमानता या फिर क्षेत्रीय असंतुलन। और इसको पे जो है हमें फोकस करने की जरूरत है। रीजनल इनबैलेंस इन इंडिया इज़ अ स्ट्रक्चरल इशू विथ इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस। हालांकि जो सरकार है वो बहुत सारे प्रयास कर रही है इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, लेकिन जो है हमें आवश्यकता है कि जो हमने 5 शक्तियों का बंटवारा किया है तो उन सभी बंटवारों के लेवल को जो है अच्छे से शक्तियाँ मिले, वो अपनी शक्तियों को यूज़ कर पाए, जस्टिस करने का उनके पास राइट हो, और जो उनकी ज़रूरतें हैं वो भी पूरी करे गवर्नमेंट। Although several efforts have been made, there is now a need to real decentralization, equitable investment and need-based planning। और एक समावेशी और समान विकास के लिए ही जो है भारत को सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत कर सकता है। मतलब अगर हम सबको साथ लेके चलेंगे और समान विकास की भावना रखेंगे, सबके साथ जस्टिस करेंगे, इक्वालिटी का मौका मिलेगा, तो भारत का ऑटोमेटिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास होगा। ओनली इंक्लूसिव एंड बैलेंस डेवलपमेंट कैन मेक द इंडिया सोसाइटी एंड इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग। सो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भारत में गरीबी उन्मूलन से रिलेटेड पूछा गया है कि जो गरीबी उन्मूलन है उसके लिए क्या क्या कार्यक्रम किए गए हैं, उसके बारे में मूल्यांकन करना है। तो हम बताएंगे कि जो भारत है वो विकासशील देश है, और विकासशील देश में जो है गरीबी बहुत ज़्यादा ऐसी समस्या है कि जो कि बहुत टाइम तक चलती आती है, और सामाजिक और आर्थिक चुनौती इसकी वजह से फेस करना पड़ता है। स्वतंत्रता के बाद भी जो है भारत सरकार ने गरीबी को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई है, बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, लेकिन आज तक जो है हम उसका कोई फ़र्क नहीं देख पाते सोसाइटी में। जो गरीबी है उसकी प्रकृति क्या है हम वो बताएंगे। भारत में गरीबी बहुत आयामी है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति एक तरीके से गरीबी है, नहीं। किसी के पास आय की कमी है, किसी को इक्वल आय नहीं मिल रही, एक ही काम को करने के लिए अलग अलग सैलरी मिल रही है, तो किसी को शिक्षा नहीं मिल रही है तो जिसकी वजह से वो बेरोजगार रह जाता है, तो किसी को खाना पीना नहीं मिल रहा है, एजुकेशन नहीं मिल रही है, स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो बीमार रह गए। इनके कारणों की वजह से जो है गरीबी देखने को मिलती है। गरीबी और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो है गरीबी के अलग अलग रूप होते हैं। मतलब जो गाँव के लोग हैं, जो शहर के रूप है, वो दोनों अलग अलग लेवल पर गरीब होते हैं, दोनों के गरीबी में बहुत फ़र्क है। तो जो गरीबी ख़त्म करने के लिए जो है मेन जो कार्यक्रम करे गए हैं, जो सरकार द्वारा जो भी उन्मूलन कार्यक्रम किए गए हैं, एलिवेशन प्रोग्राम, वो बताएंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ। कि मनरेगा स्टार्ट किया गया है गरीबी को ख़त्म करने के लिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट विच इज़ मनरेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करने वाला योजना। मनरेगा क्या होता है, इसके अंडर जो है ना जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करती है कि जो भी बेरोजगार व्यक्ति है उसको 100 दिनों तक, कम से कम 100 दिनों तक जो है रोजगार सुनिश्चित जरूर करवाएगी, ये गवर्नमेंट गारंटी देता है। जो दूसरा देखोगे आप ऐसा वो है प्रधानमंत्री आवास योजना PMAJ, जिसमें जो गरीब है, जो पीछे रह गए, जिनके पास घर नहीं है, तो वो अपने घर के निर्माण करने के लिए, अपना घर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये योजना का यूज़ कर सकते हैं PMAY। इसके तहत जो है ना कम दर पर जो है लोन मिलता है, जिससे वो अपना घर बना सकते हैं। और उनके घर जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, व्यक्ति सड़क पे ना सोए कोई भी, इसके लिए जो है एक घर होना आवश्यक है। सो वही जो है नेक्स्ट क्या होता है उन्मूलन कार्यक्रम, वो है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, मतलब RLM जो है ये स्टार्ट किया जाता है। इसमें क्या होता है कि स्वरोजगार और महिला, मतलब जो महिला स्वयं सहायता समूह होते हैं ना, और जो लोग खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उन चीज़ों को जो है ना प्रमोट किया जाता है बाय गवर्नमेंट। प्रमोशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड SHGS स्पेशली फॉर वुमेन। तो नेक्स्ट जो है वो हम PDS अपनाते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम
गरीबी को ख़त्म करने के लिए मतलब कि कम दाम पर जो है खाने की चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं, अनाज, गेहूँ, धान या फिर दाल वगैरह, जैसे कि राशन कार्ड वगैरह आप एग्जांपल ले सकते हो। और सब्सिडाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड ग्रांट्स, मतलब कि जो भी हमारे खाने की चीज़ें हैं हम उसको सब्सिडी पे या फिर कम रेट पे जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या कार्यक्रम है, आयुष्मान भारत है, जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, PMJAY। इसमें क्या होता है, जो गरीब लोग हैं उनको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध की जाती है। आयुष्मान कार्ड होता है जिनके पास, जिनको क्या होता है हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है, जो कि गरीब रह गए हैं। और इसमें जो है एक आता है आयुष्मान कार्ड भी आता है, जिसमें 5 लाख तक का जो है उनको दुर्घटना बीमा मिलता है। तो ये जो भी कार्यक्रम बनाए गए थे गरीबी उन्मूलन करने के लिए, गरीबी को ख़त्म करने के लिए, उन कार्यक्रमों से क्या अचीव किया है हमने, हम वो बताएंगे। जो करोड़ों लोग हैं उनको मनरेगा के तहत, जो हमने मनरेगा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम किया था ना, जो कि मोस्टली जो है ना राजस्थान वगैरह में आपको देखने को मिलेगा, यूपी वगैरह में, तो उसके तहत जो है ना बहुत सारे करोड़ों लोग हैं, मिलियंस हैव एम्प्लॉयड अंडर मनरेगा। उनके तहत जो है बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला है। PMJAY के मतलब जिसके थ्रू जो है लोगों को घर बनाने के लिए कम दरों पर जो है ब्याज मिलता है, तो उसके थ्रू बहुत सारे लोग हैं जो गरीब थे, जिनके पास घर नहीं थे, तो उनको घर मिले हैं। और नहीं सॉरी, इसमें ना कम दर पे ब्याज नहीं, बल्कि उनको जो है PM जो है प्रधानमंत्री जी वो घर जो है गरीबों को मुहैया करवाते हैं। लाख्स ऑफ पीपल हैव रिसीव्ड होम्स थ्रू PMAY। तो वही जो PDS और DBT था ना, जिससे जो है हम लोग जो गरीब है, जो पिछड़े रह गए हैं, उनको खाने की चीज़ें कम दामों पर प्रोवाइड कराते हैं। और इससे क्या हुआ है, साथ में जो गवर्नमेंट है उनसे ट्रांसपेरेंसी आई है। मतलब ऐसा ना हो कि ये लोग जो है जो भी खाद्य मतलब जो भी चीज़ें हैं राशन वगैरह बांटते हैं वो चोरी वगैरह करना स्टार्ट कर दे, तो उन चीज़ों को जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ निभाती है गवर्नमेंट। साथ में जो स्वरोजगार योजनाएं और जो महिलाओं को प्रमोट किया गया था ना उनका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो उससे क्या हुआ कि महिलाओं का सशक्तिकरण बढ़ा है। वुमेन एम्पावरमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम को ना एक तरीके से सशक्तिकरण एम्पावरमेंट मिला है। अब जो है ये गरीबी, तो ये जो गरीबी को ख़त्म करने के लिए जो कार्यक्रम किए गए हैं, जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, तो उनके सामने क्या क्या समस्याएं आए हैं, क्या क्या इश्यूज आए हैं, और जो कार्यक्रम किए गए हैं उनकी आलोचना भी करते हैं लोग। जैसे कि जो विपक्षी पार्टी है वो अक्सर देखा जाता है कि गवर्नमेंट की आलोचनाएँ करते हैं, तब हम वो बताएंगे कि जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनकी खामियां बताई जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जो हम लक्ष्य बनाते हैं ना हम उसको हासिल नहीं कर पाते हैं। कई बार वास्तविक गरीबी योजना के दायरे के बाहर जाता है, या फिर जो योजनाएं जो गरीबों के लिए बनाई जाती है ना वो गरीब ही उस योजना का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में ले सकते हो राशन कार्ड। आप देखोगे कि जो गरीब लोग हैं वो राशन कार्ड बनवा ही नहीं पाते, क्योंकि अगर आप जाओगे लोकल किसी शॉप पर राशन कार्ड बनवाने के लिए अप्लाई करवाने, तो वो आपसे 6 से 7 हज़ार रुपये नॉर्मल मांगेंगे, जो कोई गरीब अफोर्ड नहीं कर सकता। और जो लोग कार में बैठ के स्कूटी में बैठ के आते हैं ना राशन लेने, उनको देखो कि इतनी अमीर होने के बाद भी जो है वो राशन लेने आते हैं। तो जो सही मायनों में गरीब है उनको राशन तो मिल ही नहीं पाता। ऐसे ही आप बहुत सारे योजनाएं देखोगे कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें अगर आप जाओ तो आपको लंबी लंबी लाइनों में खड़ा करने को मिलता है, 11 बजे तक OPD बंद हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर अपने आप में टाइम पास कर होते हैं, मरीज को देखते नहीं हैं। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं कि सही मायने में जो गरीब है, जो सच में गरीब है, वो इस योजना का फ़ायदा ही नहीं उठा पाते। टारगेटिंग फेलियर्स एक्सक्लूड एक्चुअल पुअर फ्रॉम बेनिफिट्स। और जो भ्रष्टाचार है वो इतना बढ़ गया है कि जो भी योजनाओं के लिए पैसा देती है गवर्नमेंट उसमें चोरी हो जाता है। लोग अपने तक पैसे रख लेते हैं, लोगों की जनता की भलाई के लिए जो है वो पैसा आगे पहुँचने नहीं देते करप्शन की वजह से। और स्थायित्व की कमी है, बहुत सारी योजनाएं बनती तो है लेकिन वो उसकी जो लाभ है वो बहुत लिमिटेड टाइम तक मिलता है। और क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, एक बार वो सत्ता में आ जाए तो फिर वो उन सारे कार्यों पर, नीतियों पर जो है फोकस नहीं करती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है फोकस की वजह से पीछे रह जाती है और गरीबी बढ़ती जाती है। तो ये सारी जो है चुनौतियाँ होती है। क्षेत्रीय असमानता, बहुत सारे राज्यों में बेहतर क्रियान्वयन तो है लेकिन पूर्ण विफलता रही है। मतलब कैसे कुछ राज्यों में अच्छे तरीके से ये चीज़ें जो है पूरी करी गई है, लेकिन काफ़ी सारे क्षेत्रों में जो है ये सारी चीज़ें इनरोल की ही नहीं गई है। रीजनल डिस्पैरिटीज इम्प्लीमेंटेशन एंड सक्सेस। तो हम जो है कंक्लूजन में बताएंगे कि भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ने लाखों लोगों के जीवन में सुधार कर दिया है। बहुत सारे जो गरीब है वो पूर्ण रूप से तो उन्मूलन नहीं हो पाया है, लेकिन काफ़ी हद तक जो कुछ गरीब हैं वो गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया हैव इम्प्रूव लाइफ बट टोटल irritations remains
बहुत सारी जो योजनाएं बनाती है उन योजनाओं में ट्रांसपेरेंटी नहीं होती है। जो स्थानीय लोग होती है उनकी ज़रूरतों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। और जो समावेशी विकास है, जो दीर्घकाल आजीविका लोग हैं उनके अवसरों को क्या होता है कि गरीबों का स्थायी समाधान संभव है। अगर समावेशी विकास होगा और ऐसी योजनाएं जो लंबे समय तक चल रही है तभी गरीबों का विकास संभव है। तो हमें ज़रूरत है कि हम जो है ऐसी सारी चीज़ों से अवेयर रहे, जो नियम गरीबों के लिए बन रहे हैं या फिर जो रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट के लिए, तो हम उसका फ़ायदा न उठाए। ऐसा होता है कि आज लोग गलत सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं EWS का, OBC का, और फिर वो उनके आरक्षण की नीति का फ़ायदा उठाते हैं। तो और जो सच में इस नीति के अंडर आते हैं वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। कई बार रीजन्स ये होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो नीतियाँ बनती है पर लागू नहीं हो पाती। अगर लागू हो रही है तो कुछ क्षेत्रों तक लागू होती है, उसका क्रियान्वयन ठीक से नहीं होता। तो हमें जो ज़रूरत है इन सारी चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपने ये वीडियो देखी है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरा कंटेंट कैसा लगता है और मुझे अपनी वीडियो में क्या सुधार करनी चाहिए, किस पे वीडियोज़ बनानी चाहिए। आप सजेशन भी दे सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच।